नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पैराडॉक्स बीईसीबी क्लास 10th में। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और मैं आप राजनीति शास्त्र के पहले अध्याय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उस पाठ के महत्व को समझ लेते हैं कि आखिर इस पाठ को हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें इस पाठ में कितने अंक आ सकते हैं। तो इसी के संबंध में मैं आपको इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ आज आपके पहले पाठ का, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी हालांकि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपका, क्योंकि इसमें जो भी वर्ग दशम में जो पाठ दिए गए हैं राजनीति शास्त्र में वह संबंधित हैं लोकतंत्र से ही। लेकिन चूंकि यह पहला पाठ है तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें दी गई हैं जो हमें जानना जरूरी है। इसमें हालांकि आपको ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं होते हैं, इसी के लिए मैंने इस पाठ को आपके सुविधा के अनुसार काफ़ी छोटा कर दिया है। तो ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपकी सुविधा के लिए मैंने पहला ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए हैं। सबसे पहले पर्पस, आखिर क्या उद्देश्य होता है, आखिर हमें इसका क्या उद्देश्य है कि आखिर हम इस पाठ को पढ़ें। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पाठ से आपको 2 से 3 अंक आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि इस पाठ से एक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 या कभी कभी 2। तो चलिए, पर्पस हम समझ गए, उद्देश्य हमारा क्या है। अब इसमें मैंने आपकी सुविधा के लिए, चूंकि परीक्षा में समय बहुत कम रह गया है और पूरे पाठ को डिटेल से स्टडी करना हमारे लिए और आपके लिए भी संभव नहीं है। चूंकि समय कम है इसलिए हमें विषय वस्तु को भी छोटा करना होगा, ताकि परीक्षा में हम केवल उन्हीं बिंदुओं को टच करें जिनसे अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट करने के लिए मैंने उसमें मेन टॉपिक आपको निर्धारित किया है, जिससे आपको प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। अब मेन आइडिया क्या है, तो मेन आइडिया में हम आपको बताएंगे कि उन टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जैसे पता ही है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव में भी एक लघु उत्तरीय होता है और एक होता है दीर्घ उत्तरीय। तो इन सब प्रश्नों के प्रकार के बारे में और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम मेन आइडिया के बारे में चर्चा करेंगे। मेन आइडिया में उसके बाद की कॉन्सेप्ट की बात हम अगर करें तो की कॉन्सेप्ट में आप देखिए, हर पाठ जो है उसका कुछ केंद्र बिंदु होता है, कोई ना कोई उसमें विशेष बातें बताई गई होती हैं, या उसी के इर्द गिर्द वह पूरी कहानी या पूरा पाठ घूमता है। जैसे आप देखते हैं, फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, एक हीरो होता है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो आखिर इस पाठ का हीरो कौन है, तो वही मैं इस की कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। और पास्ट एंड फ्यूचर, किसी भी चीज़ का पास्ट होता है और फ्यूचर भी होता है। आपका भी पास्ट है, मेरा भी पास्ट है, यानी हम बचपन में कुछ थे, अभी कुछ हैं, और मेरा फ्यूचर यानी आने वाला समय कुछ और होगा। तो इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा कि इस पाठ का आखिर इस विषय का और इस विषय के अंतर्गत इस पाठ का क्या भूतकाल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इससे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वह मैं आपको पास्ट एंड फ्यूचर में बताऊंगा। उसके बाद अमेजिंग फैक्ट्स, यानी अमेजिंग फैक्ट्स में आप यह जानकर हैरान रह जाने वाले बात आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी वह बात है जो इस पाठ को आश्चर्यजनक बनाता है। वह बात आप अगर जान जाएंगे तो आपको भी लगे कि अरे यह तो ऐसा पाठ है कि इसको बारे में हमको पता ही नहीं था कि इसी के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो हम चलते हैं इसके अगले वाले स्लाइड में। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं पर्पस के बारे में बताऊंगा, आखिर इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इस पाठ के अंतर्गत ये जो लोकतंत्र शब्द है इसको जान लेना ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जो सरकार अभी बनी हुई है, चलती है, या विश्व के अधिकांश देशों में अभी जो भी सरकार चल रही है वह लोकतंत्र पर ही आधारित है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है लोक जोड़ तंत्र, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र।
यानी हमारे द्वारा जो बनाया गया तंत्र है, जो शासन पद्धति है, उसी को कहा गया है लोकतंत्र। तो इसी के बारे में इस पहले पाठ में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। और चूंकि इसमें हम आपके लिए परीक्षा से संबंधित क्या उद्देश्य हो सकता है, तो वह उद्देश्य है कि अधिक से अधिक हमें इस पाठ में अंक प्राप्त करने हैं। तो कितने अंक इस पाठ से आपको मिल सकते हैं? 2 से 3। यही इस पाठ का उद्देश्य था। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। इसमें मेन टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया है कि चूंकि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समय हमारे पास चूंकि काफ़ी कम है, हमने काफ़ी मेहनत भी आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है दिन रात एक करके, किस तरह से कम समय में आपको कम ही चीज़ें दी जाए ताकि आप उसको याद रख सकें। तो उसके लिए मैंने, हालांकि उस पाठ में बहुत सारे ऐसे बिंदुएं हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक था, लेकिन जिस बिंदु से अधिकांशतः प्रश्न आने की संभावना है, मैंने उन बिंदुओं के आधार पर ही इन 3 बिंदुओं में पूरे पाठ को बांट दिया है। सबसे पहला आपका बिंदु है लोकतंत्र में द्वंद्व। तो लोकतंत्र में द्वंद्व जो यह बिंदु है, इससे भी आपको यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा मुझे महत्वपूर्ण जो लगा, मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह आपको निर्धारित किया कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। फिर तीसरा जो मेन टॉपिक मैंने आपके लिए बनाया है वह है विभेदों में तालमेल और संघर्ष। तो ये तीनों ही टॉपिक जो है, इससे अधिकांशतः आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में। तो आइए अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अब हम बात करेंगे, मैंने इसके पहले ही आपसे चर्चा किया था कि मैं मेन आइडिया में आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने टॉपिक निर्धारित किया है आपके लिए लोकतंत्र में द्वंद्व, तो इससे आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अधिकतर ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर वाले। तो बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, जैसे श्वेत और अश्वेत के बीच का विवाद जो है किस देश में देखने को मिला, तो आपको पता ही है। और इसका थ्योरी सेक्शन में मैं इस पर चर्चा भी करूंगा। तो श्वेत और अश्वेत का झगड़ा जो है किस देश में उभर कर सामने आया। उसके बाद है ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के बीच के ही 2 गुट होते हैं, एक कैथोलिक और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में मतभेद सबसे ज़्यादा किस देश में उभर कर सामने आया है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसी एक ऑप्शन पर आपको टिक लगाना होता है। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। या श्वेत अश्वेत की जब हम बात करते हैं तो वह रंग भेद कहलाता है। तो रंग भेद की नीति के विरोधी नहीं थे कौन, तो उसके बारे में आपसे इस तरह से 5 या 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें से एक निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगा वह है सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। तो इससे मैंने आपको बताया 1 से 2 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है 1 भी आ सकता है और 2 भी प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए इससे भी आपको प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न? सामाजिक विभाजन का मूल कारण क्या होता है। तो सामाजिक विभेद या सामाजिक विभाजन में मूल तत्व जो होते हैं वह होता है जन्म, यानी जन्म के आधार पर ही सामाजिक विभेद जो है वह उसका मुख्य कारण माना जाता है। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 आ सकते हैं। उसके बाद वह लघु उत्तरीय प्रश्न, सब्जेक्टिव में भी इससे लघु उत्तरीय ही प्रश्न आपको आएगा। वह क्या आएगा कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। या ये भी प्रश्न आपको आ सकता है कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। ये प्रश्न आपको इसमें से आ सकता है, यानी इसमें से भी आपको 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और एक आपको सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय भी।
और उसके बाद है विभेदों में तालमेल और संघर्ष। इससे भी आपको 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से वह प्रश्न हो जाएंगे? तो प्रश्न होंगे कि आप धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा। फिर वैसे किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करने के लिए आपको कहा जाएगा जिससे भारत हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इससे भी आपको प्रश्न लघु उत्तरीय छंट कर आते हैं 1 से 2 अंक के। तो चलिए, ये हमने बात किया मेन आइडिया का। तो इसमें इस पाठ में आपको मैंने बताया ही था कि 2 से 3 अंक के ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह सभी इंपॉर्टेंट है। तो किसी से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इस बिंदु से भी, इस बिंदु से भी, या इस बिंदु से। तो ये हाईलाइटेड हमको लगा है ये 3 बिंदु, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा शॉर्ट करके। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। अब हम इस चर्चा करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि की कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो देखिए, ये की कॉन्सेप्ट जो है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में मुख्य चीज कौन सी है, यानी मेन आइडिया इसमें सबसे वह आकर्षक चीज क्या है जिसके आधार पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेन इसमें आप समझ लिए कि सामाजिक विभेद ही जो है इसका मुख्य बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द यह पूरा पाठ आपका घूमता है। यानी सामाजिक विभेद के कारण ही सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है, और जितने जो हमारे समाज में विषमताएं देखने के लिए मिलती हैं वह इसी विभेद के कारण, सामाजिक विभेद के कारण ही दिखलाई पड़ती है। इसीलिए इसको की कॉन्सेप्ट में हम रखते हैं, किसको? सामाजिक विभेद को। चलिए, की कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पास्ट एंड फ्यूचर की। तो पास्ट एंड फ्यूचर यानी इसका पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या था। तो जैसे ही लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि ये लोकतंत्र जो है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब उसके बाद हमारे देश में लोकतंत्र की बहाली हुई, हमारा अपना संविधान लिखा गया और वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से हम लोकतंत्र देश में अपना जीवन जी रहे हैं। उसके पहले 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे देश का अपना संविधान नहीं था, दूसरे देश के संविधान को हम जी रहे थे, वह हमारे ऊपर लागू था। और उसके पहले भी राजशाही थी, यानी राजतंत्र था, राजा का ही शासन चलता था हमारे ऊपर, यानी राजा होता था और राजा की संतान ही उसके बाद उसकी वारिस होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, राजा की वाली बात खत्म है, लोगों के बीच से, यानी हमारे ही बीच से चुने गए लोग सरकार बनाते हैं। तो यही जो है आपको पास्ट है, यानी पहले राजा का शासन हुआ करता था। अब फ्यूचर, अब आने वाले समय में किसका शासन होगा? हम ही लोगों का शासन होगा। तो ये जो शासन है और ये सामाजिक जो विभेद है जिसके कारण जो अंतर उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं से पुराने समय में और ज़्यादा विभेद था, अब धीरे धीरे इस विभेद में अंतर आ रहा है। तो आने वाले भविष्य में ऐसा होगा कि जितने जो विभेद अभी नज़र आते हैं वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट की अगर हम बात करें हाँ, तो ये अमेजिंग फैक्ट की हम बात कर रहे थे अभी आपसे कि आखिर इस पाठ में वह ऐसा कौन सा बिंदु है जिससे जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा। तो अब देख लीजिए, इस पाठ में जो सामाजिक विभेद के बारे में बताया गया है वह इतना खतरनाक है कि आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इसी सामाजिक विभेद के कारण
ही देश का बंटवारा हो जाता है। आपने सुना होगा भाइयों में बंटवारे के संबंध में कि एक भाई दूसरे भाई से जब झगड़ा होता है तो आपस में बंटवारा कर लेते हैं। तो वह घर का बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होता है, लेकिन इस सामाजिक विभेद के कारण पूरे देश का कभी कभी बंटवारा हो जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य अलग हो जाते हैं। तो यह सबसे बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर इस प्रकार से घृणा करता है कि कभी भाषा के नाम पर अलग राज्य गठित हो जाते हैं, तो कभी संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो यह आश्चर्य वाली बात आपको इसमें अमेजिंग फैक्ट के तहत देखने को मिलती है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले थ्योरी सेक्शन में हम आपको लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से इन बिंदुओं के तहत आपको वह कम से कम समय में हम वो दे दें जिससे आप हर प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे पाए और बिल्कुल अपना 100% प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।